नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। उदयपुर संभाग का हम दर्शन कर रहे थे और उदयपुर संभाग में दोस्तों हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़ को पढ़ चुके थे और दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं उदयपुर जिला, झीलों की नगरी उदयपुर को। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में उदयपुर जिले का सामान्य परिचय पर चर्चा कर ली थी। आज हम उदयपुर जिले की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विशेषताएं जिनमें उदयपुर के अभ्यारण्य हैं, विशेषताएं जिनमें उदयपुर के मंदिर हैं, विशेषताएं जिनमें उदयपुर में संचालित जल परियोजनाएं हैं और अन्य कई विशेषताएं हैं जो उदयपुर को इतिहास के पन्नों पर एक अलग ही जिला प्रदर्शित करती हैं। उदयपुर जिले को आरंभ करने से पहले मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम बोलना चाहता हूं जो नियमित रूप से काव्य क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को देख रहे हैं, कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी देते हैं, हमें प्रेरणा भी देते हैं। ये सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सभी विद्यार्थियों का नाम यहाँ बोलना वर्तमान में संभव नहीं है, तो मैं प्रतिदिन कुछ कुछ विद्यार्थियों के नाम बोलूँगा। अगर किसी विद्यार्थी का नाम आज नहीं बोल पा रहा हूँ तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस विद्यार्थी का नाम कल जरूर आएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। ये सभी विद्यार्थी हैं जो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, मुझे सुझाव भी देते हैं और मुझे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। तो दोस्तों मैं नाम बोलता हूँ। पवन कटारा है, रुपेश सेठी हैं, धर्मेंद्र जैन हैं, सुरेश हैं, जावेद अख्तर हैं, मंजीत कुमार हैं, देवकी नंदन सुमन, गोलू बैरागी, विमला, निर्मल, सुनिधि, सौरभ अग्रवाल और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप सभी का काव्य परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें बनाए रखें और हमें प्रेरित करते रहें और अच्छा और अच्छे से अच्छा करने के लिए। जिन विद्यार्थियों के नाम आज नहीं आए हैं उनका मैं नाम कल बोलूँगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक उदयपुर जिला। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर। ठीक, अब दोस्तों जब हम उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम एकलिंगनाथ जी के मंदिर की। एकदम क्लियर दोस्तों, जब हम उदयपुर जिले के मंदिरों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम एकलिंगनाथ जी के मंदिर की। दोस्तों एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का स्वामी कहा जाता है, मेवाड़ का आराध्य कहा जाता है। और दोस्तों जो मेवाड़ के शासक है ना, वो एकलिंगनाथ जी के दीवान के रूप में कार्य करते आए हैं। मतलब जो मेवाड़ है उस मेवाड़ के स्वामी आज भी एकलिंगनाथ जी ही हैं और वहाँ के जो शासक हैं, चाहे वो रावल वंश के हों या सिसोदिया वंश के हों, ये सभी एकलिंगनाथ जी के दीवान के रूप में ही कार्य करते हैं। दोस्तों फिर बात आती है कि जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था। प्रश्न उठता है कि जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था। तो आप क्या बताओगे कि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था बापा रावल ने। जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, बापा रावल ने। दोस्तों जो बापा रावल है ना, इस बापा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। जो बापा रावल हैं इस बापा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो बापा रावल हैं अथवा कालभोज हैं, इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी। और पूछा जाए कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी तो आप क्या बताओगे कि इन्होंने रावल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, रावल वंश की स्थापना की थी। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो बापा रावल हैं इन बापा रावल को एक नाम दिया गया है। दोस्तों जो बापा रावल हैं इन बापा रावल को एक नाम दिया गया है और वो नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। और दोस्तों बापा रावल को कहा जाता है राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ। जो बापा रावल हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ। जो बापा रावल हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि किस इतिहासकार के द्वारा बापा रावल को चार्ल्स मेटकॉफ कहा गया था तो आप क्या बताओगे, इतिहासकार सीपी वेद के द्वारा बापा रावल को चार्ल्स मेटकॉफ कहा गया था। ठीक,
दूसरी बात दोस्तों, पूछा जाए कि जो चार्ल्स मेडकोफ हैं इन्हें क्या कहा जाता है, पूछा जाए कि चार्ल्स मेडकोफ को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो चार्ल्स मेडकोफ हैं इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। दोस्तों जो चार्ल्स मेडकोफ हैं इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, अर्थात चार्ल्स मेडकोफ के द्वारा ही भारतीय पत्रकारिता को प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। ठीक, चार्ल्स मेडकोफ के द्वारा ही भारतीय पत्रकारिता को प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। विद्यार्थियों याद रखना, वेलेज़ अली के द्वारा भारतीय पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया गया था। वेलेज़ अली के द्वारा भारतीय पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया गया था और उस प्रतिबंध को हटाने वाले थे चार्ल्स मेडकोफ, इसलिए इनका नाम हो गया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। विद्यार्थियों आज आपसे मैं थोड़े भारतीय इतिहास के क्वेश्चन कर रहा हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि वेलेज़ अली के द्वारा सबसे पहले किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था? वेलेज़ अली के द्वारा सबसे पहले किस भारतीय पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था और उस पत्रिका के संपादक कौन थे और वह किस भाषा का था? ठीक दोस्तों, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो वेलेज़ अली है, इस वेलेज़ अली को कहा जाता है सहायक संधि प्रथा का जनक। जो वेलेज़ अली है इसे कहा जाता है सहायक संधि प्रथा का जनक। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सहायक संधि प्रथा का वास्तविक जनक कौन है। पूछा जाए कि भारत में सहायक संधि प्रथा का जनक तो वेलेज़ अली हैं, लेकिन पूछ ली जाए कि भारत में सहायक संधि प्रथा को सबसे पहले किसने आरंभ किया था, तो आपको उत्तर देना है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा को लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, और दोस्तों आपको यह भी बताना है कि वेलेज़ अली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। समझ जाओगे, एक बार मेरी बातें आराम से सुनना विद्यार्थियों। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया बापा रावल ने। बापा रावल कहलाता है कालभोज। कालभोज ने स्थापना की रावल वंश की। बापा रावल को कहा जाता है राजस्थान का चार्ल्स मेडकोफ। ठीक, और दोस्तों कहने वाले थे सीपी वेद। क्लियर, चार्ल्स मेडकोफ कहलाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, अब मेरा प्रश्न है कि भारत में वेलेज़ अली के द्वारा सबसे पहले समाचार पत्रों को प्रतिबंध किया गया था और उस प्रतिबंध को हटाया था मेडकोफ ने, तो हो गया प्रेस का मुक्तिदाता। फिर मेरा प्रश्न है कि वेलेज़ अली के द्वारा सबसे पहले किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया? वो किस भाषा की पत्रिका थी, कहां से प्रकाशित होती थी और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? वेलेज़ अली भारत में सहायक संधि प्रथा का जनक कहलाता है, तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रथा को लेकर कौन आया ये आपको बताना है। ठीक, और वेलेज़ अली को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे विद्वान साथियों। ठीक, अगली बात दोस्तों, जो एकलिंग नाथ जी है ना, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया, दोस्तों इस मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया दोस्तों वो कराया था मोकल ने। दोस्तों ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण कराएगा वो कराएंगे राणा मोकल। दोस्तों कौन कराएंगे? राणा मोकल। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का दोस्तों पुनः निर्माण कौन कराएंगे? राणा मोकल। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि जो राणा मोकल है, राणा मोकल के पिता का नाम क्या था? पूछा जाएगा कि राणा मोकल के पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? राणा लाखा। दोस्तों राणा मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा। और पूछ लिया जाए कि राणा मोकल की माँ का नाम क्या था, पूछा जाएगा राणा मोकल की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? हंसाबाई। जो राणा मोकल है इनकी माँ का नाम क्या था? हंसाबाई। ठीक, और पूछा जाएगा कि जो राणा मोकल हैं, इन राणा मोकल के पुत्र का नाम क्या था, तो दोस्तों जो राणा मोकल हैं इनके पुत्र का नाम था राणा कुंभा। और ये वही राणा कुंभा है जिन्हें वीर विनोद में राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा गया है।
एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये भी याद रखना, जो राणा मोकल हैं, इन राणा मोकल की गई थी हत्या, और पूछा जाएगा कि राणा मोकल की हत्या कब की गई थी? 1433 में। कब की गई थी? 1433 में। और पूछा जाए कि राणा मोकल की हत्या किन दो भाइयों ने की थी? तो एक भाई का नाम था चाचा और एक भाई का नाम था मेरा, ठीक। और पूछ लिया जाए कि राणा मोकल की हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो आप बताओगे जिलवाड़ा नामक स्थान पर। पूछा जाए कि राणा मोकल की हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो आप क्या बताओगे कि राणा मोकल की हत्या हुई थी जिलवाड़ा नामक स्थान पर। और करने वाले कौन थे? चाचा मेरा, ठीक। राणा मोकल मेवाड़ के पहले शासक हैं जिनकी राजनीतिक कारणों से हत्या की गई थी। राणा मोकल मेवाड़ के पहले शासक थे जिनकी राजनीतिक कारणों से हत्या की गई थी। समझ जाओगे। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि मेवाड़ के इतिहास में ऐसे कितने शासक हुए हैं जिनकी राजनीतिक कारणों से हत्या की गई हो। समझ गए क्या? मेवाड़ में ऐसे कितने शासक हुए हैं जिनकी राजनीतिक कारणों से हत्या हुई हो, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए अच्छी तरह, ठीक। अब दोस्तों फिर बात आती है कि जो एकलिंगनाथ जी हैं, दोस्तों फिर बात आती है कि जो एकलिंगनाथ जी हैं, एकलिंगनाथ जी साहब आपके किस प्रकार का शिवलिंग है? पूछा जाएगा कि जो एकलिंगनाथ जी हैं ये किस प्रकार का शिवलिंग है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो एकलिंगनाथ जी है ना, यह एकलिंगनाथ जी चतुर्मुखी शिवलिंग है। दोस्तों जो एकलिंगनाथ जी हैं यह चतुर्मुखी शिवलिंग है। दोस्तों जो एकलिंगनाथ जी हैं इनकी जो प्रतिमा है ना वो चतुर्मुखी शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी शिवलिंग है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि अगर चतुर्मुखी शिवलिंग है तो साहब आपके एकलिंगनाथ जी के मंदिर में पूर्व दिशा में किसकी प्रतिमा है? तो तब ध्यान रखना दोस्तों, जो एकलिंगनाथ शिवलिंग है ना, इस शिवलिंग में पूरब में तो सूर्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सूर्य की प्रतिमा है। फिर पूछा जाए कि पश्चिम में किसकी प्रतिमा है? तो आप क्या बताओगे कि पश्चिम में ब्रह्मा की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? ब्रह्मा की प्रतिमा है। फिर बात आती है कि उत्तर में किसकी प्रतिमा है? तो आप क्या बताओगे कि उत्तर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और दक्षिण में साक्षात शिव की प्रतिमा है। दक्षिण में किसकी प्रतिमा है? साक्षात शिव की प्रतिमा है। समझ जाओगे ना अच्छी तरह? एकदम क्लियर दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा है ना आपको? एकदम क्लियर। जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है ये कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी शिवलिंग है। और इस चतुर्मुखी शिवलिंग में पूर्व में किसकी प्रतिमा है? सूर्य की। पश्चिम में ब्रह्मा की, उत्तर में विष्णु की और दक्षिण में शिव की प्रतिमा है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों याद रखना, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भारत में शिव पूजा कब आरंभ हुई? पूछा था मैंने। और शिवलिंग पूजा कब आरंभ हुई? तो जब आज शिवलिंग की बात आई गई है तो बता देता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जो शिव पूजा है ना, तो दोस्तों भारत में शिव पूजा का आरंभ हुआ था सिंधु सभ्यता से। भारत में शिव पूजा का आरंभ हुआ था सिंधु सभ्यता से। और भारत में शिवलिंग पूजा का आरंभ हुआ था गुप्त काल से। समझ जाओगे दोस्तों, मैं दो बातें बोल रहा हूं। भारत में शिव पूजा आरंभ हुई थी सिंधु सभ्यता में, प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक। भारत में शिव पूजा आरंभ हुई है सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। और भारत में शिवलिंग पूजा कब से आरंभ हुई है? गुप्त काल से। एकदम क्लियर। देखो भारत में मंदिर निर्माण आरंभ हुआ गुप्त काल में, भारत में शिवलिंग पूजा आरंभ हुई गुप्त काल में, भारत में देवताओं के साथ देवियों की पूजा आरंभ हुई गुप्त काल में, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा की पूजा हुई गुप्त काल में, गंगा और यमुना की पूजा हुई गुप्त काल में। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी विशेषता हैं जो गुप्त काल में हुई। लेकिन दोस्तों केवल यहां इतना सा बताऊंगा कि भारत में शिवलिंग पूजा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, जबकि शिव पूजा आरंभ हुई थी सिंधु सभ्यता में। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और भविष्य के राजकीय अध्यापकों, राजकीय कर्मचारियों, ठीक।
चलूं आगे, एक बार फिर समझना अच्छी तरह। भारत में, अच्छा दोस्तों, मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी हैं, इन्हें कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का स्वामी, मेवाड़ का आराध्य। ठीक, इनका निर्माण कराया था बापा रावल ने या काल भोज ने। काल भोज का आपके रावल वंश का संस्थापक है। काल भोज को कहा जाता है राजस्थान का चार्ल्स मेडकोव, और कहने वाला था इतिहासकार सीपी वैद्य। चार्ल्स मेडकोव है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक, और दोस्तों बात आती है कि चार्ल्स मेडकोव अगर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला था वेलेजली। वेलेजली साइक संधिपता के लिए जाना जाता है। और भारत में साइक संधिपता का जनक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और वेलेजली के द्वारा जिन पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था वो आप मुझे बताओगे। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था राणा मोकल ने। पिता का नाम था लाखा, माता का नाम हंसाबाई, पुत्र का नाम कुंभा। 1433 में चाचा और मेला के द्वारा जिलवाड़ा में की गई थी। ठीक, जब राणा मोकल गुजरात अभियान पर जा रहे थे। आपको यह बताना है कि साहब आपके मेवाड़ में राजनीतिक कारणों से किन किन व्यक्तियों की हत्या हुई है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, एकलिंगनाथ जी का दोस्तों जो मंदिर है वो चतुर्मुखी शिवलिंग है। पूरब में है सूर्य, पश्चिम में है ब्रह्मा, उत्तर में विष्णु, दक्षिण में शिव। भारत में शिव पूजा आरंभ हुई सिंधु सभ्यता से, तो शिवलिंग पूजा आरंभ हुई थी गुप्त काल से मेरे विद्वान साथियों। ठीक, चलो आगे, नेक्स्ट अगली बात दोस्तों, अगर मेवाड़ में कोई दूसरा मंदिर है ना तो दोस्तों उसका नाम है जगदीश मंदिर। मेवाड़ में जो दूसरा मंदिर है उसका नाम क्या है, जगदीश मंदिर। एकदम क्लियर, मेवाड़ में जो दूसरा मंदिर है वो कौन सा है, जगदीश मंदिर। ठीक, फिर बात आती है कि दोस्तों जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर का निर्माण आरंभ किसने किया था। बात आती है कि जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो आप क्या बताओगे, कर्ण सिंह ने। दोस्तों जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर का निर्माण किसने आरंभ किया था, कर्ण सिंह ने। ठीक, और दोस्तों पूछा जाएगा कि जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा किसने किया था। पूछा जाएगा कि जो जगदीश मंदिर है इसका निर्माण पूरा किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, राणा जगत सिंह प्रथम ने। समझ जाओगे दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर का निर्माण पूरा किसने किया था, राणा जगत सिंह प्रथम ने किया था। ठीक, दो बातें, जगदीश मंदिर का निर्माण किसने आरंभ किया, कर्ण सिंह ने। पूरा किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने किया था। एकदम क्लियर दोस्तों, ये जगत सिंह प्रथम में याद रखना। ठीक, अब दोस्तों इसी जगदीश मंदिर के निकट, दोस्तों ये जो जगदीश मंदिर है, इसी जगदीश मंदिर के निकट लिखा हुआ है मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों ये जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर के निकट क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास। जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर के निकट क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास। और दोस्तों इस इतिहास को कहा जाता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। दोस्तों पूछा जाए कि ये जो इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, इसे क्या कहा जाता है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। एकदम क्लियर दोस्तों, प्रशस्ति का मतलब होता है, दोस्तों प्रशस्ति का मतलब होता है पत्थर पर लिखा गया ऐसा इतिहास जो केवल प्रशंसा में लिखा गया हो, आलोचना में नहीं लिखा गया हो, प्रशस्ति कहलाती है। फिर बात आती है कि जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के निर्माता कौन है। बात आती है कि जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के निर्माता कौन है, तो आप क्या बताओगे, राणा जगत सिंह। दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है इसके निर्माता कौन है, राणा जगत सिंह प्रथम। और पूछा जाए कि जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे, कृष्ण भट्ट। क्या बताओगे दोस्तों, कृष्ण भट्ट। समझ जाओगे अच्छी तरह। उदयपुर में कौन सा मंदिर है, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण किसने आरंभ किया था, कर्ण सिंह ने। पूरा किसने कराया था, राणा जगत सिंह प्रथम ने। जगदीश मंदिर के निकट क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास, जिसे क्या कहा जाता है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माता कौन है, राणा जगत सिंह प्रथम। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, कृष्ण भट्ट। समझ गए क्या अच्छी तरह, एकदम क्लियर। जगदीश मंदिर कहाँ है,
उदयपुर में किसने बनाया? कर्ण सिंह ने। पूरा किसने कराया? जगत सिंह प्रथम ने। इसके निकट क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। किस नाम से जाना जाता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माता राणा जगत सिंह, रचनाकार कृष्ण भट्ट। क्लियर? चलूं आगे। अब दोस्तों साहब समझना, देखो थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं आपको। ठीक, हम साथ साथ में इतिहास को भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, हम बात करते हैं कर्ण सिंह की। दोस्तों बात करते हैं हम कर्ण सिंह की। दोस्तों इतिहास में कर्ण सिंह को हम दो कामों के लिए ज्यादा जानेंगे। ठीक, इतिहास में कर्ण सिंह को हम दो कामों के लिए ज्यादा जानेंगे। फिर बात आती है कि वो दो काम कौन कौन से हैं। वो दो काम कौन कौन से हैं? पहला काम समझना दोस्तों, पूछा जाए कि वो दो काम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला काम समझना, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले, दोस्तों मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के पहले शासक कौन कहलाते हैं? कर्ण सिंह। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के पहले शासक दोस्तों कौन कहलाते हैं? राणा कर्ण सिंह। क्लियर दोस्तों? मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक, क्लियर दोस्तों, कौन कहलाते हैं? राणा कर्ण सिंह। पहली बात तो ठीक। दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों ये वही कर्ण सिंह हैं, दोस्तों ये वही कर्ण सिंह हैं जिन्होंने खुर्रम को शरण दी थी। दोस्तों यह वही कर्ण सिंह हैं जिन्होंने खुर्रम को शरण दी थी। और दोस्तों खुर्रम इतिहास में क्या कहलाता है? शाहजहां। क्या कहलाता है? शाहजहां। तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को शरण देने वाले भी कौन थे? राणा कर्ण सिंह। ठीक दोस्तों, अगली बात दोस्तों समझना, दोस्तों जो कर्ण सिंह है ना, इन कर्ण सिंह के भाई का नाम था भीम सिंह। दोस्तों जो कर्ण सिंह है, इन कर्ण सिंह के भाई का नाम था भीम सिंह। और जो भीम सिंह है, इन भीम सिंह के द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी राजमहल की। दोस्तों जो भीम सिंह है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी राजमहल की। और राजमहल कहाँ आता है? टोंक में। और इसी राजमहल टोंक में दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध परियोजना। समझ जाओगे? और इसी राजमहल में साहब आपके बनास, खारी और डाई तीन नदियों का संगम होता है। समझ जाओगे क्या? जगन्नाथ राय का मंदिर किसने बनाया था? कर्ण सिंह ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने खुर्रम अर्थात शाहजहां को शरण दी थी। कर्ण सिंह के भाई का नाम था भीम सिंह। भीम सिंह ने स्थापना की थी राजमहल टोंक की। और इसी राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई नदियां मिलती हैं। इसी राजमहल टोंक में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, नाम है बीसलपुर बांध परियोजना। एकदम क्लियर? और टोंक राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज कहा था TH हैंडले ने। इन बातों पे हम चर्चा कर चुके थे। हो गए दो मंदिर दोस्तों। ठीक, अगली बात, ठीक दोस्तों दो मंदिर। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि मेवाड़ में तीसरा मंदिर कौन सा है? मेवाड़ में तीसरा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों उस मंदिर का नाम है सास बहू का मंदिर। दोस्तों पूछा जाएगा कि मेवाड़ में तीसरा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों उस मंदिर का नाम है सास बहू का मंदिर। ठीक, अब दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों ये जो साहब सास बहू का मंदिर है ना, पूछा जाएगा कि दोस्तों ये जो साहब सास बहू का मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? प्रतिहार काल में दोस्तों प्रतिहार शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो प्रतिहार शासक थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों दूसरी बात, यहाँ दोस्तों जो सास बहू का मंदिर है ना, दोस्तों जो सास बहू का मंदिर है, यहाँ कुल मिलाकर कितने मंदिर हैं? दो मंदिर हैं दोस्तों। यहाँ कुल मिलाकर दो मंदिर हैं। एक तो है बड़ा मंदिर और एक है छोटा मंदिर। एक तो है बड़ा मंदिर और एक है छोटा मंदिर। ठीक, एक तो बड़ा मंदिर है और एक साहब क्या है? छोटा मंदिर। ठीक, अब दोस्तों जो बड़ा मंदिर है ना, उसे तो कहा जाता है सास का मंदिर। दोस्तों जो बड़ा मंदिर है उसे तो क्या कहा जाता है? सास का मंदिर। और दोस्तों जो छोटा मंदिर है उसे कहा जाता है बहू का मंदिर।
उसे क्या कहा जाता है? बहू का मंदिर। एकदम क्लियर। बड़ा मंदिर तो सास का मंदिर, छोटा मंदिर बहू का मंदिर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो बड़ा मंदिर है ना दोस्तों, ये जो सास का मंदिर है ये बना हुआ है महामारू शैली में। दोस्तों, जो सास का मंदिर है ये बना हुआ है महामारू शैली में। और जो दोस्तों जो महामारू शैली है, इस महामारू शैली का एक नाम है सोलंकी शैली। दोस्तों, जो महामारू शैली है इसका एक नाम क्या है? सोलंकी शैली। मतलब गुजरात से उत्पन्न हुई इसलिए सोलंकी शैली। एकदम क्लियर। तो जो सास का मंदिर है ये तो बना हुआ है महामारू शैली में या सोलंकी शैली में। और दोस्तों, जो छोटा मंदिर है ये बना हुआ है पंचायतन शैली में। दोस्तों, जो छोटा मंदिर है ये बना हुआ है पंचायतन शैली में। एकदम क्लियर। और दोस्तों, भारत में पंचायतन शैली का आरंभ माना जाता है गुप्त काल से। दोस्तों, भारत में पंचायतन शैली का आरंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह? ठीक, समझ जाना। सास बहू का मंदिर उदयपुर में है। निर्माता प्रतिहार शासक। दो मंदिर हैं, बड़ा और छोटा। बड़ा मंदिर तो है सास का, छोटा मंदिर है बहू का। बड़ा मंदिर बना हुआ है महामारू या सोलंकी शैली में, छोटा मंदिर बना हुआ है पंचायतन शैली में। और भारत में पंचायतन शैली का आरंभ कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, देखो पंचायतन शैली क्या होती है समझना। दोस्तों, पंचायतन शैली क्या होती है समझना। दोस्तों, पंचायतन साहब शैली में क्या होता है कि जो मंदिर होता है, दोस्तों पंचायतन साहब शैली में क्या होता है कि जो मंदिर होता है ना, वो मंदिर साहब आपके एक चबूतरे पर बनाया जाता है। दोस्तों ना, पंचायतन शैली में जो मंदिर होता है ना, वो साहब आपके मंदिर किस पे बनाया जाता है? एक चबूतरे पर बनाया जाता है। एकदम क्लियर। अब इस मंदिर के चारों ओर, दोस्तों इस मंदिर के चारों ओर चार दिशाओं में चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इस मंदिर के चारों ओर चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ये तो होता है मुख्य मंदिर और ये होते साहब आपके अन्य मंदिर। एकदम क्लियर। और दोस्तों, इस प्रकार इस शैली में कुल मिलाकर 5 मंदिर बनते हैं और नाम हो गया पंचायतन शैली। एकदम क्लियर। दोस्तों, पंचायतन शैली में इसे कहा जाता है शिखर। पंचायतन शैली में इसे कहा जाता है शिखर, अर्थात इसमें शिखर युक्त मंदिर बनते हैं। ठीक। और दोस्तों, इस मंदिर में साहब आपकी शैली में क्या होता है कि दोस्तों मंदिर के भीतर एक छोटा सा मंदिर होता है और दोस्तों जिसमें कि साहब आपके भगवान की प्रतिमा होती है। दोस्तों, मंदिर के भीतर एक छोटी सी छत होती है जिसमें कि भगवान की प्रतिमा होती है, भगवान की मूर्ति होती है। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है गर्भगृह। इसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह। ठीक। और दोस्तों, इस गर्भगृह के चारों ओर एक रास्ता होता है। इस गर्भगृह के चारों ओर एक रास्ता होता है। दोस्तों, ये जो गर्भगृह होता है ना, इस गर्भगृह के चारों ओर एक रास्ता होता है। इस गर्भगृह के चारों ओर एक रास्ता होता है जो कि साहब आपके प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ। समझ जाओगे दोस्तों। इसे कहा जाता है दोस्तों पंचायतन शैली। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। मैंने बहुत सामान्य परिचय दिया है। ये शैली बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इस पर व्याख्या करना संभव नहीं है, इसलिए सामान्य परिचय दिया है। छोटा मंदिर बना हुआ है बहू का पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली आरंभ हुई गुप्त काल में। पंचायतन शैली में मंदिर एक चबूतरे पर बने होते हैं, मंदिर शिखर युक्त होते हैं, मंदिर में गर्भ होता है, गर्भगृह होता है और गर्भगृह के चारों ओर घूमने की एक पथ होता है जिसे आप कहते हैं परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ। और कुल मंदिर 5 होते हैं, एक तो मुख्य और 4 सामान्य मंदिर होते हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है। दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे? ये बना हुआ है नागदा में। दोस्तों, ये मंदिर साहब कहाँ बना हुआ है? नागदा में बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि सास बहू का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नागदा में। और दोस्तों, जो नागदा है ना, ये नागदा है मेवाड़ की प्रथम राजधानी। दोस्तों, जो नागदा है ना, इस नागदा को कहा जाता है मेवाड़ की प्रथम राजधानी। समझो दोस्तों, जो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? नागदा में। और नागदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की प्रथम राजधानी। और नागदा को जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी है
वो किसने बनाया था? बापा रावल ने। नागदा को जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी वो किसने बनाया था? बापा रावल ने बनाया था। समझ गए क्या अच्छी तरह? सास बहू का मंदिर है उदयपुर के नागदा में। नागदा है मेवाड़ की प्रथम राजधानी, बनाया था बापा रावल ने। सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों, इसके निर्माता है प्रतिहार शासक। यहाँ दो मंदिर हैं, बड़ा और छोटा। बड़ा मंदिर तो है सास का, छोटा मंदिर है बहू का। बड़ा मंदिर बना हुआ है महामारू या सोलंकी शैली में, छोटा मंदिर बना है पंचायतन शैली में। भारत में पंचायतन शैली का आरंभ हुआ था गुप्त काल से। पंचायतन शैली में 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य और एक 4 सामान्य मंदिर। पंचायतन शैली में शिखर युक्त मंदिर होते हैं, गर्भगृह युक्त मंदिर होते हैं, प्रदक्षिणा पथ युक्त मंदिर होते हैं। शैली बहुत बड़ी है, लेकिन दोस्तों यहाँ सामान्य व्याख्या कर रहा हूं। ठीक, अच्छा दोस्तों आप सब समझना, जो सास बहू का मंदिर है ना दोस्तों, जो सास बहू का मंदिर है ये वास्तव में सास बहू का मंदिर नहीं है, ये अपभ्रंश है। क्लियर? तो दोस्तों जो सास बहू का मंदिर है ना, इस मंदिर का जो वास्तविक नाम है दोस्तों, जो सास बहू का मंदिर है इस मंदिर का जो वास्तविक नाम है वह है सहस्त्रबाहु मंदिर। दोस्तों जो सास बहू का मंदिर है ना, इस मंदिर का जो वास्तविक नाम है वह है सहस्त्रबाहु मंदिर। क्या नाम है? सहस्त्रबाहु मंदिर। जो सास बहू का मंदिर है इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? सहस्त्रबाहु मंदिर। लेकिन सहस्त्रबाहु मंदिर का अपभ्रंश होकर वो क्या बन गया दोस्तों? सास बहू का मंदिर। और दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये वास्तव में एक सूर्य मंदिर है। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये वास्तव में एक सूर्य मंदिर है। यहाँ कोई सास अथवा बहू का मंदिर या सास अथवा कोई बहू की मूर्ति नहीं है। ये वास्तव में भगवान विष्णु का मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, एक सूर्य मंदिर है। और दोस्तों इसका नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर। ठीक, और सहस्त्रबाहु का अपभ्रंश होकर वो सास बहू के नाम से वर्तमान में प्रचलित है। एकदम क्लियर? चलूं आगे। अगली बात दोस्तों, फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके उदयपुर में और कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों उदयपुर में साहब आपके एक मंदिर है और उसका नाम है रमा वैकुंठ मंदिर। दोस्तों उदयपुर में साहब इसके अलावा एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है रमा वैकुंठ मंदिर। दोस्तों क्या नाम है? रमा वैकुंठ मंदिर। क्लियर? आज दोस्तों फिर बात आती है कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है, बात आती है कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाएगा कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है इस मंदिर का साहब आपके निर्माण कराया था रमाबाई ने। दोस्तों किसने कराया था? रमाबाई ने। ठीक, फिर बात आती है कि जो रमाबाई है, जो रमाबाई है इनके पिता का नाम क्या था? पूछा जाएगा कि रमाबाई के पिता का नाम क्या था? राणा कुंभा। पूछा जाएगा कि रमाबाई के पिता का नाम क्या था? राणा कुंभा। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार राणा कुंभा संगीत कला में विशेषज्ञता धारण करते थे, उसी प्रकार रमाबाई भी संगीत कला में विशेषज्ञ थी। क्लियर? और दोस्तों संगीत में विदुषी होने के कारण रमाबाई को कहा जाता है वागेश्वरी देवी। संगीत में निपुण होने के कारण रमाबाई को कहा जाता है वागेश्वरी देवी। एकदम क्लियर? पक्की बात? अच्छा फिर बात आती है कि जो रमाबाई है, इन रमाबाई का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों इनका विवाह हुआ था मंडलिक चतुर्थ से। दोस्तों जो रमाबाई है, इन रमाबाई का विवाह किससे हुआ था? मंडलिक चतुर्थ से। और पूछ लिया जाए कि मंडलिक चतुर्थ कहाँ के शासक थे? पूछ लिया जाए कि मंडलिक चतुर्थ कहाँ के शासक थे, तो आप क्या बताओगे? गुजरात के। कहाँ के शासक थे? गुजरात के। रमा वैकुंठ मंदिर निर्माता कौन है? रमाबाई। रमाबाई के पिता का नाम राणा कुंभा। रमाबाई का उपनाम वागेश्वरी देवी। संगीत कला में विशेष योग्यता धारण करने के कारण रमाबाई का विवाह किससे हुआ था? मंडलिक चतुर्थ से। मंडलिक चतुर्थ कहाँ के शासक थे? गुजरात के। ठीक, फिर बात आती है कि जो रमाबाई का, दोस्तों बात आती है कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? जो रमा वैकुंठ मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? तो आप क्या बताओगे कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है इसके वास्तुकार है ईश्वर मंडल।
जो रमा वैकुंठ मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? ईश्वर मंडन। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? दोस्तों जो रमा वैकुंठ मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे कि जो रमा वैकुंठ मंदिर है ये जावर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जावर में। और दोस्तों जो जावर है ना, इस जावर का प्राचीन नाम था योगिनी पट्टन। दोस्तों जो जावर है इस जावर का प्राचीन नाम क्या था? योगिनी पट्टन। एकदम क्लियर। दोस्तों जो जावर है ना, ये जावर साहब आपके जाना जाता है सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए। दोस्तों जो जावर है ये जाना जाता है सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए। एकदम क्लियर। अर्थात यहाँ सीसा, जस्ता और चांदी की खानें हैं। और पूछा जाएगा कि दोस्तों जो जावर की खानें हैं इनकी खोज किसके समय हुई थी? राणा लाखा के समय। दोस्तों जो जावर की खानें हैं इनकी खोज दोस्तों किसके समय हुई थी? राणा लाखा के समय जावर की खानों की खोज हुई थी। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? रमा वैकुंठ मंदिर रमाबाई ने बनाया। रमाबाई के पिता का नाम राणा कुंभा, उपनाम वागेश्वरी देवी, विवाह मंडलिक चतुर से, जो गुजरात का शासक था। वास्तुकार ईश्वर मंडन। और मंदिर कहाँ बना हुआ है? जावर में। जावर का प्राचीन नाम योगिनी पट्टन। जावर सीसा, जस्ता, चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है और ये खाने खोजी गई थी राणा लाखा के समय। एकदम क्लियर। चलूं आगे, अगली बात। ठीक, फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके उदयपुर में और कौन सा मंदिर है? बात आती है कि इसके अलावा उदयपुर में और कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो उदयपुर है दोस्तों, इस उदयपुर में एक मंदिर है अंबिका माता का मंदिर। दोस्तों इस उदयपुर में एक मंदिर है और दोस्तों उस मंदिर का नाम है अंबिका माता का मंदिर। उदयपुर में एक मंदिर और है, मंदिर का नाम है अंबिका माता का मंदिर। और पूछा जाएगा कि जो अंबिका माता का मंदिर है, पूछा जाएगा कि जो अंबिका माता का मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे? जगत में। पूछा जाए कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? जगत में। अच्छा, जगत कहाँ आता है? उदयपुर में। जो अंबिका माता का मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? जगत में। और जगत कहाँ आता है? उदयपुर में। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, इस अंबिका माता के मंदिर में, दोस्तों इस अंबिका माता के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा है और दोस्तों वह नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा है। नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। समझ दोस्तों, नाचते हुए गणेश जी की जो प्रतिमा है वो जगत दोस्तों जगत में अंबिका माता के मंदिर में स्थापित है। समझ जाओगे? अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। और इसी मंदिर में सब आपके नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक दोस्तों, जो जगत है ना, इस जगत को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। दोस्तों जो जगत है इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। समझ जाओगे? जो जगत है इस जगत को साहब आपके क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। एकदम क्लियर। दोस्तों आप सब समझना, राजस्थान में 3 खजुराहो हैं। राजस्थान में 3 मंदिर हैं जिन्हें हम खजुराहो से तुलना करते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में है और जो मध्य प्रदेश में साहब आपके जो खजुराहो है ना, उस मंदिर स्थापत्य कला के समान राजस्थान में साहब आपके मंदिर साहब, इसलिए मंदिरों को खजुराहो के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है, तब समझ देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1 आता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो राजस्थान का साहब आपके खजुराहो है ना, ये सब आपके किसे कहा जाता है? केराडू को। दोस्तों जो साहब आपके राजस्थान खजुराहो सब किसे कहा जाता है? केराडू को। ठीक, और पूछा जाएगा कि जो केराडू है ये कहाँ आता है? पूछा जाएगा कि जो केराडू है ये कहाँ आता है? बाड़मेर में। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि साहब राजस्थान का जो खजुराहो साहब किसे कहा जाता है? केराडू बाड़मेर को। ठीक, और दोस्तों केराडू बाड़मेर में भी गांव है हातम गांव। दोस्तों केराडू बाड़मेर में भी जिस गांव में मंदिर बने हुए ना, उस गांव का नाम है हातम गांव। तो केराडू के हातम गांव में
जो मंदिर बने हुए हैं उन्हें कहा जाता है खजुराहो। तो राजस्थान खजुराहो किराड़ू, किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में। किस गांव में है? हातम गांव में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो किराड़ू बाड़मेर है ना दोस्तों, जो किराड़ू बाड़मेर है यहाँ कुल 5 मंदिर बने हुए हैं। जो किराड़ू बाड़मेर है यहाँ कुल कितने मंदिर बने हुए हैं? 5 मंदिर बने हुए हैं। इन 5 मंदिरों में दोस्तों, इन 5 मंदिरों में 4 तो हैं विष्णु मंदिर। दोस्तों इन 5 मंदिरों में 4 तो हैं विष्णु मंदिर। इन 5 मंदिरों में 4 तो हैं विष्णु मंदिर और 1 है शिव मंदिर। इन 5 मंदिरों में 4 तो हैं विष्णु मंदिर और 1 है शिव मंदिर। समझ जाओगे ना अच्छी तरह दोस्तों? ठीक। और दोस्तों जो शिव मंदिर है ना उसका नाम है सोमेश्वर शिव मंदिर। जो शिव मंदिर है उसका नाम है सोमेश्वर शिव मंदिर। समझ जाओगे? जो शिव मंदिर है उसका नाम क्या है? सोमेश्वर शिव मंदिर। समझ जाओगे अच्छी तरह दोस्तों। और दोस्तों इसे का नाम दिया गया है राजस्थान का खजुराहो। समझ गए अच्छी तरह? ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि जो किराड़ू में जो दोस्तों जो किराड़ू है यहाँ सब आपके जो मंदिर हैं ये किस शैली में बनाए गए हैं? बात आती है कि यहाँ जो मंदिर है वो किस शैली में बनाए गए हैं? तो आप क्या बताओगे कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो बनाए गए साहब आपके नागढ़ शैली में। किस शैली में बनाए गए हैं? नागढ़ शैली में। तो मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। ठीक दोस्तों, काव्य क्लासेस कोटा जिले में है। कोटा हाड़ौती संभाग में है और हाड़ौती का तब आपके जो खजुराहो है वो सब कहा जाता है भंड देवरा को। दोस्तों जो हाड़ौती है यहाँ सब आपकी यहाँ भी खजुराहो है। एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं हाड़ौती के खजुराहो की। फिर बात आती है कि जो हाड़ौती है इसका खजुराहो किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? भंड देवरा को। किसे कहा जाता है? भंड देवरा को। और भंड देवरा कहाँ आता है? बारां जिले में। कहाँ आता है? बारां जिले में। ठीक। बारां राजस्थान का कौन सा जिला है? 28वां जिला। जो बारां है ये राजस्थान का कौन सा जिला है? 28वां जिला। कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। और 10 अप्रैल 1991 को कितने जिले बने थे? 3। कौन कौन से? बारां, दौसा और राजसमंद। बारां, दौसा और राजसमंद। बारां किससे अलग हुआ था? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ था? जयपुर से। और राजसमंद किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। समझ गए क्या? हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा। भंड देवरा कहाँ है? बारां में। बारां राजस्थान का कौन सा जिला है? 28वां जिला। और इसे 28वां जिला कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991। और इस दिन कितने जिले बनाए गए थे? 3। बारां, दौसा और राजसमंद। बारां किससे अलग हुआ था? कोटा से। दौसा जयपुर से। और राजसमंद किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। एकदम क्लियर कर दिया दोस्तों यहाँ तक? अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, चलो आगे। अगली बात दोस्तों ये भी याद रखना कि जो बारां है दोस्तों, ये भी याद रखना जो बारां है इस बारां को कहा जाता है वराह नगरी। जो बारां है इस बारां को क्या कहा जाता है? वराह नगरी कहा जाता है। जो बारां है इस बारां को वराह नगरी कहा जाता है। ठीक। अगली बात दोस्तों फिर बात आती है ये जो भंड देवरा है, बात आती है कि जो भंड देवरा है इन भंड देवरा के जो मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? पूछा जाएगा कि जो भंड देवरा है इन भंड देवरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एकदम क्लियर पूछ लिया जाए कि भंड देवरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों एक शासक था मलय वर्मा। कौन था? मलय वर्मा। तो दोस्तों जो भंड देवरा है इनके मंदिर का निर्माण कराया था मलय वर्मा ने। क्लियर। और दोस्तों इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था त्रिश वर्मा ने। तो मलय वर्मा को तो कहा जाता है भंड देवरा का निर्माता और त्रिश वर्मा को कहा जाता है पुनः निर्माता या वास्तविक निर्माता। और पूछ लिया जाए कि मलय वर्मा किस वंश का था? तो ये मेद वंश का शासक था। पूछ लिया जाए कि मलय वर्मा किस वंश का शासक था? तो ये दोस्तों ये मेद वंश का शासक था। समझ जाओगे अच्छी तरह। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत में। जगत कहाँ है? उदयपुर में।
और जगत उदयपुर में साहब आपके जो मंदिर है वहां इस मंदिर में नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा भी है। जगत को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू बाड़मेर, गांव का नाम हातम गांव। और दोस्तों यहाँ कितने मंदिर है? 5, 4 तो है विष्णु मंदिर, एक है शिव मंदिर। शिव मंदिर का नाम है सोमेश्वर शिव मंदिर मेरे विद्वान साथियों। ठीक, मंदिर का निर्माण हुआ था नागर शैली में। हाड़ौती का खजुराहो है, भंड देवरा 12 कौन सा जिला है? 28वां कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। इस दिन कितने जिले बने थे? 3, 12 दौसा राजसमंद, 12 कोटा से अलग, दौसा जयपुर से अलग और राजसमंद उदयपुर से अलग। भंड देवरा का निर्माण किसने कराया? मलय वर्मा ने। पुनः निर्माण किसने कराया? त्रिश वर्मा ने। और ये किस वंश का शासक था? मेद वंश का शासक था मेरे विद्वान साथियों। एकदम क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों फिर बात करते हैं कि साहब आपके इसके अलावा उदयपुर में और कौन सा मंदिर है। बात आती है कि इसके अलावा उदयपुर में और कौन सा मंदिर है। एकदम क्लियर दोस्तों, ये टॉपिक केवल हम मंदिर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात आती है कि इसके अलावा उदयपुर में और कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उदयपुर में साहब आपके एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है केसरिया नाथ जी का मंदिर। क्लियर दोस्तों, इसके अलावा उदयपुर में एक मंदिर और है और मंदिर का नाम क्या है? केसरिया नाथ जी का मंदिर। एकदम क्लियर। अब पूछा जाएगा कि जो केसरिया नाथ जी का मंदिर है ये उदयपुर में किस स्थान पर है? तो आप क्या बताओगे? ऋषभ देव में। पूछ लिया जाए कि केसरिया नाथ जी का मंदिर उदयपुर में किस स्थान पर है? ऋषभ देव में है। ठीक, अच्छा किस कस्बे में है? धुलेव कस्बे में है। पूछ लिया जाएगा कि केसरिया नाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है? ऋषभ देव में है। और ऋषभ देव में भी साहब आपके किस स्थान पर है? धुलेव में है। अच्छा पूछा जाएगा कि अगर ऋषभ देव धुलेव में है तो साहब बात आती है कि किस नदी के निकट है? पूछ लिया जाएगा किस नदी के निकट है? तो नदी का नाम क्या बताओगे? कोयल नदी के निकट है। किस नदी के निकट है? कोयल नदी के निकट है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो केसरिया नाथ जी हैं इन्हें जाना जाता है कालाजी के नाम से। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कालाजी के नाम से जाना जाता है। इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यहाँ इनकी पूजा ऋषभ देव के नाम से, कालाजी के नाम से और केसरिया नाथ जी के नाम से होती है। ठीक, और दोस्तों बात आती है कालाजी केसरिया नाथ जी है कौन? तो दोस्तों ये है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ये है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम क्या है? आदिनाथ जी। क्लियर। अर्थात उदयपुर के ऋषभ देव के धुलेव नामक कस्बे में कोयल नदी के निकट जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अथवा ऋषभ देव का मंदिर स्थित है, जिसे कालाजी और केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसे कालाजी क्यों कहा जाता है? दोस्तों इस मंदिर में आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है ना, वह प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है। इस कारण नाम क्या हो गया? कालाजी। और दोस्तों यहाँ आदिनाथ के दोस्तों केसर के पानी का भोग लगाया जाता है, तो नाम क्या हो गया? केसरिया नाथ जी। एकदम क्लियर। और दोस्तों फिर बात आती है कि आदिनाथ जी, केसरिया नाथ जी अथवा कालाजी के पुजारी कौन होते हैं? तो दोस्तों यहाँ भील और ब्राह्मण संयुक्त रूप से केसरिया नाथ जी की पूजा करते हैं। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भील जनजाति केसरिया नाथ जी की केसर का पानी पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक। और दोस्तों भीलों को रामायण काल में निषाद के नाम से जाना जाता था। एकदम क्लियर। और निषाद को या भीलों को दोस्तों प्राचीन काल में नेग्रिटो जाति के नाम से जाना जाता था। जब हम कभी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब भीलों पर बहुत बड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। इन्हें वन पुत्र कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ऋषभ देव, कालाजी या केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। नदी का नाम है कोयल नदी। पुजारी कौन होते हैं? भील और ब्राह्मण। समझ गए दोस्तों? ठीक। एक बार दोस्तों फिर से मानो दोबारा, आज कल दोस्तों मैंने इस वीडियो में केवल उदयपुर के मंदिरों पर ही चर्चा की है। ठीक। उदयपुर की बहुत विशेषता है दोस्तों। एकलिंगनाथ जी का मंदिर निर्माण किसने कराया? बापा रावल ने या कालभोज ने। कालभोज साहब आपकी किसकी स्थापना की थी? रावल वंश की। और बापा रावल को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का चार्ल्स मेडकोफ। और इससे राजस्थान का चार्ल्स मेडकोफ किसने कहा है? इतिहासकार सीपी वेद ने। चार्ल्स मेडकोफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। ठीक। और दोस्तों प्रश्न
प्रश्न आपको याद है, क्या क्या जवाब देने हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था मोकल ने। मोकल के पापा का नाम, लाखा माँ का नाम, हंसाबाई पुत्र का नाम, कुंभा अत्यावती 1433 में करने वाले थे चाचा मेरा जिलवाड़ा नामक स्थान पर। एकलिंगनाथ जी चतुर्मुखी शिवलिंग है। पूरब में तो है सूर्य, पश्चिम में ब्रह्मा, उत्तर में विष्णु, दक्षिण में शिव। ठीक है, भारत में शिव पूजा आरंभ हुई थी। सिंधु सभ्यता में तो शिवलिंग पूजा आरंभ हुई थी गुप्त काल में मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, अगली बात दोस्तों फिर अगली बात आती है, समझना। इसके बाद दोस्तों जो बात करते हैं जगदीश मंदिर की। दोस्तों जो जगदीश मंदिर है इसके निर्माता कौन थे? राणा कर्ण सिंह। ठीक, पूर्ण निर्माता राणा जगत सिंह। और इस मंदिर के निकट क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। जगन्नाथ राय प्रशस्ति निर्माता राणा जगत सिंह, प्रथम रचनाकार कृष्ण भट्ट। ठीक, कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के पहले शासक, शाहजहां को शरण देने वाले मेवाड़ के शासक। कर्ण सिंह के भाई का नाम था भीम सिंह, और भीम सिंह ने राजमहल टोंक की स्थापना की थी। और इसी राजमहल में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना संचालित है मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और इसी राजमहल में दोस्तों बनास खारी डाई का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। ठीक, चलो आगे। अगली बात, सास बहू का मंदिर, निर्माता प्रतिहार शासक, और वास्तविक नाम था सहस्त्रबाहु सूर्य मंदिर है। और दोस्तों दो मंदिर है, बड़ा और छोटा मंदिर। बड़ा मंदिर सास का, छोटा मंदिर बहू का। ठीक, और दोस्तों सास का मंदिर है महामारू शैली में या सोलंकी शैली में। बहू का मंदिर है पंचायतन शैली में। भारत में पंचायतन शैली आरंभ हुई थी गुप्त काल से। ठीक, कहां बना हुआ है? नागदा में। नागदा है मेवाड़ की प्रथम राजधानी। किसने बनाई थी? बापा रावल ने। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, अगली बात, रमा वैकुंठ मंदिर, निर्माता है रमाबाई, रमाबाई के पिता का नाम कुंभा, उपनाम है वागेश्वरी देवी, विवाह होता मंडलिक चतुर्थ गुजरात का शासक था। वास्तुकार था ईश्वर मंडन। और मंदिर कहाँ है? जावर में। जावर का प्राचीन नाम था योगिनी पट्टन। और जावर को जाना जाता है जीसा जस्ता चांदी के उत्पादन के लिए। ठीक, और दोस्तों राणा लाखा के समय जावर की खानों की खोज हुई थी उदयपुर में, और मेवाड़ के आर्थ युग का आरंभ हुआ था। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, और इसी मंदिर में नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा भी है। ठीक, अच्छा दोस्तों जगत को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, तो राजस्थान खजुराहो किराड़ू बाड़मेर हातम गांव में है। यहाँ 5 मंदिर हैं, 4 तो है विष्णु, एक है शिव मंदिर। मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर। ठीक, यह बना हुआ है नागर शैली में। हरदू का खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा 12 को। 12 है राजस्थान का 28वां जिला बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। और इस दिन राजस्थान में 3 जिले बने थे। 12 दौसा राजसमंद, 12 अलग हुआ था कोटा से, दौसा राजसमंद से जयपुर, और दौसा जयपुर से और राजसमंद उदयपुर से। 12 को वराह नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों जो भंड देवरा है इसका निर्माण कराया था मलय वर्मा ने, और पुनर्निर्माण कराया था त्रिशु वर्मा ने। ये दोनों मेद वंश के शासक थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, अगली बात, केसरीनाथ जी का मंदिर ऋषभदेव उदयपुर में है, दुलेव कस्बे में है, कोयल नदी के निकट है। इन्हें केसरीनाथ जी, कालाजी, ऋषभदेव, आदिनाथ जी के नाम से जानते हैं। पुजारी होते हैं बील और ब्राह्मण। मेवाड़ चित्रशैली की, इस मेवाड़ चित्रशैली में उदयपुर, राजसमंद और दोस्तों आपके चावंड भी आ जाएगा। तो दोस्तों उदयपुर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली को हम एक साथ पढ़ेंगे। उदयपुर के मंदिर पढ़ चुके थे, अब हम बात करते हैं उदयपुर चित्रशैली की, या यूँ कहें कि हम अब इसे उदयपुर चित्रशैली ना कहकर मेवाड़ चित्रशैली कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे? मेवाड़ चित्रशैली। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली की। क्लियर दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली की। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि जो मेवाड़ चित्रशैली है, जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्लियर, बात आती है कि जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे कि मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति किस चित्रशैली से हुई है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो मेवाड़ चित्रशैली है इसकी उत्पत्ति हुई है गुजराती चित्रशैली से। दोस्तों जो मेवाड़ चित्रशैली है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है गुजराती चित्रशैली से। दोस्तों ध्यान रखना, जो मेवाड़ चित्रशैली है इसकी उत्पत्ति हुई है गुजराती चित्रशैली से। ये पहली बात है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर दूसरी बात आती है कि जो मेवाड़ चित्रशैली है, दोस्तों जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस मेवाड़ चित्रशैली का विभाजन कितनी शाखाओं में किया गया है अथवा कितनी चित्रशैलियों में किया गया है। क्लियर। तो दोस्तों रखना, जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस मेवाड़ चित्रशैली को 4 शैलियों में विभाजित किया गया है।
जो मेवाड़ चित्रशैली है इसे 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। एकदम क्लियर, 2 बातें। ठीक, फिर बात आती है कि वो 4 शैलियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें कि मेवाड़ चित्रशैली का विभाजन हुआ है। तो दोस्तों इन 4 शैलियों में पहली शैली का नाम है उदयपुर चित्रशैली। इन 4 शैलियों में जो पहली शैली है उसका नाम है उदयपुर चित्रशैली। एकदम क्लियर, जो पहली होगी वो तो कौन सी होगी, उदयपुर शैली। अच्छा, दूसरी का नाम है नाथ द्वारा शैली। जो दूसरी शैली है उसका नाम क्या है, नाथ द्वारा शैली। जो दूसरी शैली है उसका नाम क्या है, नाथ द्वारा शैली। जो तीसरी शैली है दोस्तों उसका नाम है चावंड शैली। जो तीसरी शैली है दोस्तों इसका नाम क्या होगा, चावंड शैली। और जो चौथी और अंतिम शैली है दोस्तों उसका नाम है देवगढ़ शैली। समझ गए मेरी बात दोस्तों अच्छी तरह। तो जो मेवाड़ चित्रशैली है, इस मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति हुई थी गुजराती चित्रशैली से। मेवाड़ चित्रशैली को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उदयपुर चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली, चावंड चित्रशैली और देवगढ़ चित्रशैली। एकदम क्लियर। अब सबसे पहले बात आती है दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं उदयपुर चित्रशैली को। दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उदयपुर चित्रशैली की। ठीक, अब बात आती है कि जो उदयपुर चित्रशैली है दोस्तों, बात आती है कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का आरंभ कब से माना जाता है। जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का आरंभ कब से माना जाता है। तो आप क्या बताओगे कि जो उदयपुर चित्रशैली है इसका आरंभ हुआ था रावल तेज सिंह के समय। दोस्तों जो उदयपुर चित्रशैली है इसका आरंभ हुआ था रावल तेज सिंह के समय। और पूछा जाए कि इसका वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है, पूछ लिया जाए कि इसका वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है, तो हम क्या बताएंगे कि उदयपुर चित्रशैली का वास्तविक आरंभ हुआ था राणा कुंभा के समय। समझ जाओगे दोस्तों, उदयपुर चित्रशैली का जो वास्तविक आरंभ था वो किसके समय हुआ था, राणा कुंभा के समय। उदयपुर चित्रशैली आरंभ हुई थी दोस्तों रावल तेज सिंह के समय और वास्तविक आरंभ हुआ था राणा कुंभा के समय। फिर बात आती है कि उदयपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र कौन सा है। क्लियर। फिर बात आती है उदयपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि उदयपुर चित्रशैली का प्रथम चित्र है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ठीक दोस्तों, जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, कमल चंद्र ने। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, कमल चंद्र ने। और पूछा जाए कब की थी, 1260 में की थी। दोस्तों पूछ लिया जाए कि रचना कब की थी, 1260 में की थी। और पूछा जाए कहाँ की थी, आहड़ में की थी। दोस्तों कहाँ की थी, आहड़ में की थी। एक बार फिर समझना, मेवाड़ चित्रशैली किससे उत्पन्न हुई है, गुजराती चित्रशैली से। मेवाड़ चित्रशैली का विभाजन किसमें किया गया है, 4 शैलियों में, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, चावड़ शैली और देवगढ़ शैली। उदयपुर चित्रशैली का आरंभ हुआ था रावल तेज सिंह के समय, वास्तविक आरंभ हुआ था राणा कुंभा के समय। और उदयपुर चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। क्लियर। और लिखने वाले दोस्तों इस ग्रंथ के रचनाकार थे कमल चंद्र, और इन्होंने तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में आहड़ में ताड़ पत्रों पर इस ग्रंथ की रचना की थी। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। अच्छा, भी दोस्तों बात आती है कि जो उदयपुर चित्रशैली है, दोस्तों बात आती है कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वह किसे कहा जाता है, पूछ लिया जाए कि जो उदयपुर चित्रशैली है इसका स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली के 2 स्वर्ण कालों की हम चर्चा करेंगे। जो उदयपुर चित्रशैली है इसके 2 स्वर्ण कालों की हम चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, राणा अमर सिंह प्रथम। दोस्तों
राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल भी उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। क्लियर। और दोस्तों राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल भी, राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल भी उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। समझना, राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल भी उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, तो राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल भी उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर बात आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों साहब समझना, हम अमर सिंह की बात करते हैं। ठीक, अगर प्रश्न आए कि उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, प्रश्न आए उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो आप क्या बताओगे? राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। समझना, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो आप क्या बताओगे? राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। एकदम क्लियर। और अगर दोस्तों ये भी पूछ लिया जाए, अगर ये तो बात हो गई उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल, पहली बात। दोस्तों दूसरी बात, राणा अमर सिंह के शासनकाल में ही उदयपुर चित्रशैली पर, दोस्तों राणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में ही उदयपुर चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव, मुगल चित्रशैली का प्रभाव आरंभ हुआ था। क्लियर। तो दोस्तों अमर सिंह से आप दो बातें याद रखना, दोस्तों अमर सिंह से आप दो बातें याद रखना। राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल, राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल, एक तो ये याद रखना। और ये भी याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ चित्रशैली अथवा उदयपुर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब प्रभावित हुई थी, तो राणा अमर सिंह प्रथम के समय हुई थी। फिर बात आती है कि राणा अमर सिंह प्रथम के समय उदयपुर चित्रशैली, बात आती है कि राणा अमर सिंह प्रथम के समय उदयपुर चित्रशैली कैसे प्रभावित हुई। प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई राणा अमर सिंह प्रथम के समय उदयपुर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कैसे प्रभावित हुई, एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे, समझना। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, समझना। दोस्तों जो राणा अमर सिंह है ना, इस राणा अमर सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि की थी। जो राणा अमर सिंह है ना, दोस्तों जो राणा अमर सिंह हैं, इस राणा अमर सिंह ने आपकी क्या की थी, मेवाड़ मुगल संधि। अच्छा पूछा जाएगा कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। अच्छा किसके साथ हुई थी, जहांगीर के साथ हुई थी। अच्छा कहाँ हुई थी, अकबर के किले में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, अकबर के किले में हुई थी, एकदम क्लियर। अब प्रमाण क्या हुआ, जैसे ही राणा अमर सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि की, जैसे ही राणा अमर सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि की, तो अब मुगल चित्रशैली का मेवाड़ चित्रशैली पर प्रभाव आरंभ हो गया, एकदम क्लियर। तो राणा अमर सिंह चित्रकला के संदर्भ में 2 बार काम आएंगे। पहला काम उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। मेवाड़ चित्रशैली अथवा उदयपुर चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव कब आरंभ हुआ, तो आप क्या बताओगे, राणा अमर सिंह के प्रथम में आरंभ हुआ। मेवाड़ मुगल संधि करने वाला कौन था, राणा अमर सिंह। संधि कब की गई थी, 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के साथ अकबर के किले में। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों आगे जाकर, दोस्तों मेवाड़ में एक शासक हुए थे राणा जगत सिंह। ये राणा अमर सिंह के पौत्र थे, क्लियर दोस्तों, राणा जगत सिंह प्रथम। अब दोस्तों जो राणा जगत सिंह प्रथम है ना, इनका शासनकाल कहलाता है उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल। दोस्तों जो राणा अमर सिंह प्रथम है, राणा जगत सिंह प्रथम है, इनका शासनकाल कहलाता है उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल। क्या कहलाता है, उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल। तो देखो थोड़ा सा अंतर है,
उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल तो अमर सिंह प्रथम का शासनकाल, और उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। एकदम क्लियर, समझ आना। उदयपुर चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। मेवाड़ चित्रशैली मुगल चित्रशैली से प्रभावित हुई थी अमर सिंह के समय, क्योंकि अमर सिंह ने क्या की थी, मेवाड़ मुगल संधि कब की थी, 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से अकबर के किले में। उदयपुर लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल आए तो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। ठीक दोस्तों, जो राणा जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने चित्र शैली के विकास के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी। दोस्तों, जो जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने चित्र शैली के विकास के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी, और उस संस्थान का नाम था तस्वीरारो कारखानों। दोस्तों, जो संस्थान था, उस संस्थान का नाम था तस्वीरारो कारखानों, या फिर हम इसे चितेरीरी ओवरी, क्या बोलते हैं, चितेरीरी ओवरी। क्लियर। राणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर चित्रकला के विकास के लिए तस्वीरारो कारखानों अथवा चितेरीरी ओवरी कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है। पूछ लिया जाए कि उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है, लाल। अगर पूछ लिया जाए कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कदम्ब। क्या बताओगे दोस्तों, कदम्ब। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो उदयपुर चित्रशैली है, इस उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है। पूछ लिया जाए कि उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, हाथी। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन सा है। पूछ लिया जाए आपसे कि उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, चकोर। क्या बताओगे, चकोर। और पूछा जाए कि उदयपुर चित्रशैली में, पूछा जाए कि दोस्तों उदयपुर चित्रशैली में नायिका की आंखें, उदयपुर चित्रशैली में नायिका की आंखें किस प्रकार की होती हैं। नायिका की आंखें किस प्रकार की होती है उदयपुर चित्रशैली में, तो आप क्या बताओगे, मृग के समान। साहब, किसके समान होती है, मृग के समान तीखी आंखें होती है उदयपुर चित्रशैली में। समझ गए क्या। एक बार फिर समझ जाओ दोस्तों अच्छी तरह। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना मत भूला करो। मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति हुई थी गुजराती चित्रशैली से। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4। कौन कौन से, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली और देवगढ़ शैली। उदयपुर शैली का आरंभ हुआ था रावल तेज सिंह के समय, वास्तविक आरंभ हुआ राणा कुंभा के समय। उदयपुर चित्रशैली का पहला चित्र था श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्ण, बनाया था कमल चंद्र ने 1260 में आहड़ में। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल। क्लियर। उदयपुर चित्रशैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव आरंभ हुआ था कब, राणा अमर सिंह प्रथम के समय, क्योंकि अमर सिंह प्रथम ने क्या की थी, मेवाड़ मुगल संधि। उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल, जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। और दोस्तों, जगत सिंह के द्वारा उदयपुर चित्रशैली के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तस्वीरारो कारखानों या फिर चितेरीरी ओवरी कला विद्यालय की। उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग लाल, वृक्ष कदम, पशु हाथी, पक्षी चकोर, नायिका की आंखें मृग के समान तीखी होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, पहली बात। फिर दोस्तों बात आती है कि जो दूसरी चित्रशैली है उसका नाम है नाथद्वारा चित्रशैली। दोस्तों, जो दूसरी चित्रशैली है इसका नाम क्या है, नाथद्वारा चित्रशैली। क्लियर। ये सब आपकी मेवाड़ चित्रशैली की शाखाएं हैं। ठीक। अब दोस्तों, जो नाथद्वारा चित्रशैली है ना, इस नाथद्वारा चित्रशैली का एक नाम और है, और वो नाम है पिछवाई चित्रशैली। जो नाथद्वारा चित्रशैली है इसका एक नाम और है, और पूछा जाए कि वो नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, पिछवाई चित्रशैली। ये नाथद्वारा चित्रशैली का नाम है। फिर बात आती है कि पिछवाई का मतलब क्या होता है, तो पिछ का मतलब बैक, मतलब पीछे। तो कृष्ण की प्रतिमा के पीछे काले कपड़े पर, कृष्ण की प्रतिमा के पीछे काले कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, वो क्या कहलाता है, पिछवाई।
साहब समझ जाना, कृष्ण की प्रतिमा के पीछे काले कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, वो क्या कहलाता है? पिछवाई। अब एक प्रश्न दे रहा हूं और उसका उत्तर देना। पिछवाई चित्रशैली में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन ही क्यों किया जाता है? मेरा प्रश्न क्या है? पिछवाई चित्रशैली में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन ही क्यों किया जाता है, यह आप मुझे बताना। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो पिछवाई चित्रशैली है, पूछा जाए कि जो पिछवाई चित्रशैली है, इस पिछवाई चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था? पूछ लिया जाए कि जो पिछवाई चित्रशैली है, इस पिछवाई चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? राणा राज सिंह के समय। पूछ लिया जाए कि पिछवाई चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? राणा राज सिंह के समय। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि पिछवाई चित्रशैली की विषय वस्तु क्या होती है? पूछा जाए कि पिछवाई चित्रशैली की विषय वस्तु क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? कृष्ण की बाल लीलाएं। समझ जाओगे ना भाई। पूछ लिया जाए आपसे कि पिछवाई चित्रशैली की विषय वस्तु क्या होती है? कृष्ण की बाल लीलाएं। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है? पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? गाय। जहां कृष्ण होगा वहां गाय होगी, जहां कृष्ण होगा वहां मयूर होगा। एकदम क्लियर। तो पिछवाई चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जहां कृष्ण के साथ गायों का चित्रांकन प्रमुखता से किया जाता है। किसी अन्य चित्रशैली में गायों को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना महत्व पिछवाई चित्रशैली में दिया गया है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जहां गायों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो आंसर होगा पिछवाई चित्रशैली। ठीक। फिर बात आती है कि पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन सा है? पूछा जाएगा कि पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? मयूर। क्या बताओगे? मयूर। एकदम क्लियर। पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन सा है? मयूर। और पूछ लिया जाए कि पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पूछ लिया जाए पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? केला। एकदम क्लियर। पिछवाई चित्रशैली का आरंभ हुआ था राणा राज सिंह के समय। विषय वस्तु कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रमुख पशु गाय, प्रमुख पक्षी मयूर, प्रमुख वृक्ष केला। एकदम क्लियर। और प्रमुख रंग, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रमुख रंग कौन सा होता है पिछवाई चित्रशैली का। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस पिछवाई चित्रशैली में पिछवाई चित्रशैली में दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। दोस्तों, जो पिछवाई चित्रशैली है इसमें दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। ठीक। अक्सर दोस्तों ये प्रश्न पूछते भी हैं, तो पूछ लिया जाए कि पिछवाई चित्रशैली के दो महिला चित्रकार कौन हैं, तो दोस्तों एक का तो नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। समझ जाओगे ना। कमला और इलायची पिछवाई चित्रशैली की या नाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं। दो बातें क्लियर। अच्छा, तीसरी बात की बात करते हैं। क्लियर। फिर दोस्तों, जो तीसरी शैली है उसका नाम है चावंड शैली। जो तीसरी शैली है उसका नाम क्या है? चावंड शैली। ठीक। अब दोस्तों बात आती है कि जो चावंड शैली है, जो चावंड चित्रशैली है, ये कब आरंभ हुई थी? 1585 में। कब आरंभ हुई थी? 1585 में। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो चावंड शैली है इसका आरंभ किस शासक के समय हुआ था, तो दोस्तों इनका आरंभ हुआ था राणा प्रताप के समय। क्लियर दोस्तों। ये जो चित्रशैली है इसका आरंभ तब आपके किसके समय हुआ था? राणा प्रताप के समय हुआ था। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि पिछवाई चित्रशैली का, दोस्तों पूछ लिया जाए चावंड चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? पूछ लिया जाए कि चावंड चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? नासिरुद्दीन निसरदी। क्लियर। पूछ लिया जाए कि पिछवाई नाथ द्वारा चावंड चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? नासिरुद्दीन निसरदी। और पूछ लिया जाए कि
चावंड चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? चावंड चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कलीला दमना। क्या बताओगे दोस्तों? कलीला दमना। पूछ लिया जाए कि चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कलीला दमना। फिर बात आती है कि जो कलीला दमना का चित्र है ये किसके समय बना था? तो आप क्या बताओगे? जो कलीला दमना का चित्र है ये बना था राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय बना था? राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। और किसने बनाया था? नूरुद्दीन ने। किसने बनाया था दोस्तों? नूरुद्दीन ने। एकदम क्लियर, समझ गए अच्छी तरह? ठीक, एक बार दोस्तों फिर समझना अच्छी तरह। ठीक, मेवाड़ चित्रशैली की उत्पत्ति हुई गुजराती चित्रशैली से। इसका विभाजन 4 शैलियों में किया गया है: उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। ये तीनों ज्यादा प्रमुख हैं, देवगढ़ का प्रमुख थोड़ा कम महत्व है। ठीक, उदयपुर शैली का आरंभ हुआ था रावल तेज सिंह के समय। वास्तविक आरंभ हुआ था राणा कुंभा के समय। प्रथम चित्र है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। किसने लिखा था? कमलचंद्र ने 1260 में आहड़ में। ठीक, अगली बात, राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल। उदयपुर चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव पड़ा था राणा अमर सिंह प्रथम का समय, क्योंकि अमर सिंह प्रथम ने ही मेवाड़ मुगल संधि की थी। क्लियर? अच्छा, राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, उदयपुर लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल। और इनके द्वारा बनाया गया था तस्वीरों, कारखानों या चितेरी औरी। ठीक, अच्छा दोस्तों बात आती है प्रमुख रंग लाल, वृक्ष, कदम, पशु हाथी और पक्षी चकोर। नायिका की आंखें मृग के समान। क्लियर? अच्छा, अगली बात, नाथ द्वारा चित्रशैली या पिछवाई चित्रशैली। पिछवाई का अर्थ बता दिया मैंने आपको। आरंभ हुआ राणा राज सिंह के समय। विषय वस्तु कृष्ण की बाल लीलाएं। प्रमुख पशु गाय, पक्षी मयूर और वृक्ष केला। ठीक, पिछवाई चित्रशैली की 2 महिला चित्रकारों के नाम याद रखना, एक का नाम कमला, एक का नाम इलायची। चावंड चित्रशैली दोस्तों 1585 में आरंभ हुई राणा प्रताप के समय। प्रमुख चित्रकार थे नासिरुद्दीन और प्रमुख चित्र था कलीला दमना, जो राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय बना था, नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों देखना, जो चावंड है ना, ये चावंड मेवाड़ की राजधानी भी रही थी। दोस्तों जो चावंड है ना, ये मेवाड़ की राजधानी भी रही थी। सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब से कब तक रही थी? तो ध्यान रखना, 1585 से 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। समझ जाओगे ना? 1585 से 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। और ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2017 में। एकदम क्लियर? चलूं आगे। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, बात आती है कि मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। बात आती है कि मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। तो दोस्तों देखना, अगर आपसे मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम पूछे जाएं तो दोस्तों एक नाम बताना, साहिबदीन। एक नाम तो क्या बताओगे? साहिबदीन। क्लियर? दोस्तों एक नाम बताना, कृपाराम। ठीक दोस्तों, एक नाम बताना, उमरा। क्लियर? एक तो क्या बताओगे? साहिबदीन, कृपाराम, उमरा। दोस्तों एक नाम बता देना, मनोहर। ठीक दोस्तों, एक होगा कमला। ठीक, और एक होगी इलायची। दोस्तों एक महिला का नाम और है पार्वती जोशी। क्या नाम है दोस्तों? पार्वती जोशी। तो साहिबदीन, कृपाराम, मनोहर, उमरा। दोस्तों इसके अलावा कमला, इलायची, पार्वती जोशी। एकदम क्लियर? दोस्तों था पूछा जाए कि इसके अलावा कौन होगा, तो दोस्तों एक का नाम होगा जीवन राम। दोस्तों एक नाम और लिख लेना, और वो नाम क्या होगा? जीवन राम। ठीक, अगली बात पूछा जाए कि उदयपुर में वर्तमान में मेवाड़ चित्रशैली के संरक्षण के लिए, उदयपुर में वर्तमान में मेवाड़ चित्रशैली के संरक्षण के लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही है? तो दोस्तों एक का नाम है टखमण 28। एक संस्था का नाम क्या है? टखमण 28। क्लियर? वर्तमान में मेवाड़ चित्रशैली के विकास के लिए, मेवाड़ चित्रशैली के संरक्षण के लिए, मेवाड़ चित्रशैली की प्रगति के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है उसमें एक का नाम क्या है? टखमण 28। क्लियर दोस्तों? एक का नाम है तुलिका। क्या नाम है दोस्तों? तुलिका कला परिषद। तुलिका कला परिषद। ठीक, और दोस्तों एक संस्था का नाम है आज उदयपुर। क्या नाम है?
आज उदयपुर। दोस्तों ये वह संस्थाएं हैं, दोस्तों यह वह संस्थाएं हैं जो उदयपुर चित्रशैली के, मेवाड़ चित्रशैली के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक, चलो अगली बात करते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि उदयपुर में कौन कौन से अभयारण्य हैं। बात आती है कि उदयपुर में कौन कौन से अभयारण्य हैं। क्लियर दोस्तों। तो साहब समझना, उदयपुर में साहब आपके एक अभयारण्य है और उसका नाम है कुंभलगढ़ अभयारण्य। क्लियर दोस्तों, उदयपुर में एक अभयारण्य है और उसका नाम है कुंभलगढ़ अभयारण्य। ठीक, और पूछा जाए दोस्तों, ध्यान रखना, ये कुंभलगढ़ अभयारण्य 3 जिलों में स्थित है। एक तो है उदयपुर में, एक है पाली में और एक है राजसमंद में। तो जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये 3 जिलों में आता है, उदयपुर, राजसमंद और पाली में। और पूछा जाए कि वास्तविकता में कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में है, तो राजसमंद में है। वास्तविकता में तो ये राजसमंद में है। क्लियर। लेकिन इस अभयारण्य की सीमाएं 3 जिलों को स्पर्श करती है, उदयपुर, पाली और राजसमंद। एकदम क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार उदयपुर में एक अभयारण्य और है और उसका नाम है फुलवारी की नाल। उदयपुर में एक अभयारण्य और है, नाम क्या है, फुलवारी की नाल। और पूछा जाएगा कि ये अभयारण्य कितने जिलों में है, तो दोस्तों देखना, ये अभयारण्य दोस्तों 2 जिलों में है। एक तो है उदयपुर में और एक है पाली में। एक तो है उदयपुर में और एक है पाली में। एकदम क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार उदयपुर में एक अभयारण्य और है और उसका नाम है सज्जनगढ़ अभयारण्य। उदयपुर में एक अभयारण्य और है, नाम क्या है, सज्जनगढ़ अभयारण्य। और दोस्तों एक अभयारण्य और है, इसका नाम है जयसमंद अभयारण्य। तो उदयपुर में कुंभलगढ़ अभयारण्य है, फुलवारी की नाल है, ये दोनों संयुक्त अभयारण्य हैं, अलग अलग जिलों में भी हैं। सज्जनगढ़ और जयसमंद केवल उदयपुर में ही स्थित हैं। झीलों की बात आए दोस्तों, तो अब आपके उदयपुर में दोस्तों जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, बड़ी का तालाब है। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा आपके पिछोला झील है। तो दोस्तों झीलों की नगरी है तो बहुत सारी झीलें हैं। इनकी चर्चा दोस्तों हम कभी ना कभी जब भौतिक प्रदेश राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे वहाँ करेंगे। ठीक। अच्छा, भी बात आती है कि जो उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले में सिंचाई का प्रबंध कैसे किया गया है। क्लियर। तो दोस्तों उदयपुर में साहब आपके सिंचाई के लिए दोस्तों मानसी वाकल, दोस्तों ये नाम याद रखना, उदयपुर में सिंचाई के लिए मानसी वाकल परियोजना का निर्माण किया गया है। ये दोस्तों आपके काम के बात है। पूछा जाएगा कि उदयपुर में जल परियोजना कौन कौन सी है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, मानसी वाकल जल परियोजना। एक तो कौन सी होगी, मानसी वाकल जल परियोजना। ठीक दोस्तों साहब, आपके इसके अलावा एक परियोजना और है और उसका नाम है देवास परियोजना। कौन सी परियोजना, देवास परियोजना। एकदम क्लियर दोस्तों। एक परियोजना का नाम आप और याद रख लो, सोम कागदर। कौन सी दोस्तों, सोम कागदर परियोजना। ठीक दोस्तों, सोम कागदर परियोजना हो गई। क्लियर। मानसी वाकल हो गई, देवास परियोजना हो गई। और दोस्तों एक परियोजना का नाम है जयसमंद परियोजना। क्या नाम है, जयसमंद परियोजना। ठीक। और दोस्तों इन सब के माध्यम से उदयपुर में साहब आपके पेयजल सुविधा प्रदान की जाती है, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। एकदम क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जिला उदयपुर की विशेषताएं, जिला उदयपुर की चित्रशैलियां, उदयपुर के मंदिर, उदयपुर का पर्यटन, उदयपुर की परियोजनाएं। ठीक। उम्मीद करता हूं काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको आज भी पसंद आया होगा। विद्यार्थियों, अगर आपको काव्य क्लासेस के प्रयास अच्छे लग रहे हों तो कमेंट के द्वारा सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमें उत्साह प्रदान करते हैं, तो आपके द्वारा की गई आलोचनाएं हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक दोस्तों हमारे वीडियो को पहुंचाइए। ठीक। काव्य क्लासेज हमेशा आपके हित में कार्य करता आया है, कार्य कर रहा है और भविष्य में भी कार्य करता ही रहेगा। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू दोस्तों।